नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। साल 2019 में आम चुनाव को लेकर सियासी दल बिसात बिछाने में जुटे हैं। सियासी पार्टियां सत्ता पर काबिज होने की जोर आजमाइश में लगी हैं, लेकिन बिना युवा वोटर को साथ लिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन है। और यही वजह है कि हर पार्टी की नजर सबसे ज्यादा युवा वोटर पर है। साल 2019 में एक बार फिर से हमारे देश के इन्हीं युवाओं की अहम भूमिका होने वाली है। राजनीति में भी ये युवाओं को मौका देने की बात तो तमाम सियासी दल के नेता करते हैं, लेकिन क्या युवाओं को मौका मिल पाता है? हमारे देश के नौजवान अपनी आंखों में एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। इन युवाओं के सामने बेहतर शिक्षा, रोजगार, देश के विकास को लेकर मन में तमाम उम्मीदें और सपने पलते हैं। क्या 2019 में आने वाली सरकार इन युवाओं के भरोसे पर खरा उतर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। देश में आज चर्चा पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की है, और ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों को हम यंगिस्तान के जरिए टटोलने की कोशिश करेंगे। आज हम कोटा के मोदी इंस्टीट्यूट से यंग इंडिया की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं संवाददाता हिमांशु मित्तल के पास। देश में 2019 के आम चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अभी से ही चुनावी रणनीति को लेकर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। नेता एक बार फिर सियासी मुद्दों को हवा देकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हैं। सियासी दलों की इस बार सबसे ज्यादा नजर युवा वोटर्स पर है, क्योंकि किसी भी देश के विकास का दारोमदार युवाओं के कंधों पर ही होता है। चुनावी साल में एक बार फिर मुद्दों को लेकर युवा वोटर्स को प्रभावित करने में ये सियासी दल लगे हुए हैं। लेकिन आखिर युवा वोटर नई सरकार को लेकर क्या कुछ सोचता है? क्या भारत के विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा होगा? देश के लिए उनके मन में कैसे सपने पलते हैं? नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या होंगी? चुनावी साल में युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने आज यंग इंडिया की टीम कोटा के मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में पहुंची। कोटा राजस्थान का एजुकेशन हब है, लिहाजा यहां राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। कोटा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 8 सीट आती हैं। वर्तमान में यहां से बीजेपी के ओम बिरला सांसद हैं। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट और बूंदी की 2 विधानसभा सीटों को मिलाकर कोटा लोकसभा क्षेत्र बनता है। इन 8 सीट में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2014 में ओम बिरला ने कांग्रेस के इज्जरात सिंह को 2 लाख वोट से हराया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले इज्जरात सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। इज्जरात सिंह 2009 में यहां से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में इस बार कोटा में रोचक मुकाबला है। सियासी पारा चरम पर है। इज्जरात सिंह के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस को यहां नए चेहरे की तलाश अब करनी होगी। बीजेपी के मौजूदा सांसद ओम बिरला को वादों की कसौटी पर कसा जाएगा। इन सब के बीच पीएम मोदी का जादू भी यहां के युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है। आज कोटा के मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस में युवाओं के बीच इन्हीं मुद्दों की होगी पड़ताल। आपको सीधे संवाददाता हिमांशु मित्तल के पास कॉलेज कैंपस लिए चलते हैं। 2019 में है लोकसभा चुनाव। देश की कुर्सी, देश की सत्ता पर कौन होगा काबिज, ये तय होना है और ये तय करेगा जिसमें अहम भूमिका होगी यूथ की। और हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया की जरिए हमारी कोशिश होती है कि यूथ की आवाज, यंगिस्तान की आवाज को हम जाने। और आज हम हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में पहुंचे हैं कोटा के MIMT कॉलेज में, और यहाँ के जो तमाम स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ का यूथ मौजूद है। और इनके बीच में हम हमारे जो 5 सवाल हैं जिनके साथ में इनके पास पहुंचने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल होगा कि साल 2019 में ये यूथ कैसी सरकार चाहता है। दूसरा सवाल होगा कि सरकार से इनकी उम्मीदें क्या है। तो और तीसरा सवाल होगा कि इनके सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए।
हमारा चौथा सवाल इस यूथ से होगा कि अगर इन्हें एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे। और पांचवा सवाल होगा कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो इनकी कसौटी पर कितना खरा उतरे। तो इन 5 सवालों के साथ में इन यूथ के पास में हम पहुंचते हैं। सबसे पहला सवाल रखते हैं कि साल 2019 में कैसी सरकार आप चाहते हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, ना कि उनके खुद के मुद्दे वो आपस में सरकार लड़ती रहती है कि इस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने ऐसा किया। इसकी बजाय अगर देश के विकास के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा हो सकेगा। मैं वैसी सरकार चाहती हूँ जो हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे। सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म किया जाए। एजुकेशन पे रिजर्वेशन सिस्टम का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत तकलीफें आती है, खासकर कि जो जनरल में आते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब बच्चों के बीच में कैपेबिलिटी के तौर पे बच्चों को जज किया जाना चाहिए, ना कि इस तौर पे कि बच्चे के मतलब रिजर्वेशन के बेसिस पे कभी भी बच्चों को सीट्स वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। तो सिर्फ रिजर्वेशन खत्म किया जाए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो देश के विकास के बारे में सोचे, ना कि उनके खुद के बारे में। यहाँ हमारी सरकारें ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी हुई हैं, ना देश के विकास की चिंता है ना जनता की। रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये एक तरह से इंसान को पैरालाइज बनाता है। आपके पास अगर मैं आऊँ 2019 में, देश में कैसी सरकार चाहते हैं? ओके, वेल मैं मेनली फोकस करना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम पे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेनली पेन और कॉपी पे डिपेंड कर रहा है आज तक, जिसको हम थोड़ा चेंज चाहते हैं, जो कि बोरिंग ना हो, जो एक इरिटेटिंग सिस्टम ना हो। हम चाहते हैं कि विजुअल एड्स और अपने प्रैक्टिकल्स का ज़्यादा उपयोग हो, ताकि सबको इंटरेस्ट आए और सब इंटरेस्ट से लेके अपने स्टडीज़ वगैरह में इन्वॉल्व हों। एजुकेशन सिस्टम तो देखिए बाहर देश में काफ़ी प्रैक्टिकल वे में होता है, हमारे में पेन और सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? एजुकेशन कैसी सरकार? एजुकेशन बेस्ड होनी चाहिए, डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बस वही। सरकार को अगर हेल्प करनी है तो मतलब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हेल्प करना है तो गरीबों की करो, इसके स्पेसिफिक मत करो कि वो SC ST है तो उनकी हेल्प कर रहे हो, जनरल वालों को नहीं कर रहे हो। तो क्या इक्वालिटी होनी चाहिए। मेन बात यह है कि जो सरकार है वो मतलब मेनली उन्हें फोकस कर रही है कि जो रिजर्व्ड है, ठीक है, और जो गरीब है उनको तो कोई मौका दे ही नहीं रहा सरकार। तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार को सबसे पहले उनकी हेल्प करनी चाहिए जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, फिर उसके बाद उनको अच्छे अच्छे लोगों पे फोकस करना चाहिए। सर 2019 में मैं ऐसी सरकार चाहता हूं जो सिर्फ वादे करे ना, उन्हें निभाए भी सही। आज जैसे दोनों सरकारें कह रही हैं कि एग्रीकल्चर जैसे फार्मर्स को इतना वो दिया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में इतना डलवाए जाएंगे, तो वो उनको उनका प्रॉमिस जो पूरा भी करें। आज हम जानते हैं हमारे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही होता है, तो उनको बेनिफिट दें एग्रीकल्चर को। मेन मैं ये चाहूँगा कि हमारी सरकार ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा ध्यान दे, ना कि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी दे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे दे, जिससे मतलब अपना खुद का कंट्री और डेवलप्ड होगी, जिससे जो अभी डेवलपिंग पे चल रही है प्रोसेस पे। बिल्कुल, अगले सवाल के साथ में आते हैं कि सरकार से इस यूथ की उम्मीदें क्या हैं। तो मैं आपसे अगर जवाब जानूं, सरकार से उम्मीदें क्या हैं आप? सरकार से बस यही उम्मीदें, एजुकेशन सिस्टम बेटर हो और ज़्यादा से आर्मी पे ज़्यादा फोकस कर दे सरकार, कि आर्मी के जो अंदर रहते हैं, आर्मी देश के अंदर जो आर्मी के जवान रहते हैं उन पे कम फोकस करे थोड़ा। मैं सरकार से यही उम्मीद चाहता हूँ कि हमारा देश डेवलपमेंट करे, और एजुकेशन के मामले में मैं ये चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन है वो मतलब बंदे की कैपेबिलिटी के ऊपर होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम इसमें बिल्कुल कम होना चाहिए। बस देश में अमन शांति बनाए रखे, आपस में लड़ने की जगह साथ मिलकर डेवलपमेंट के बारे में सोचे देश के, और जो ये स्वच्छ भारत अभियान है इसमें भी साथ दे, और डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाए, रिजर्वेशन खत्म हो। सर देश में जो ह्यूमन की स्किल्स है हमारे देश में, उसकी स्किल को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। जैसे कितने सारे स्किल सेंटर्स हैं जो खोले जा सकते हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। कितने ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो आजकल जिन पे रोक लगाई जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ सरकार इन मुद्दों पे ज़रूर ध्यान दे। जो गरीब वर्ग है उसको आगे बढ़ाने में प्रयास करें। सरकार से यही उम्मीद है कि वो आगे से आगे प्रयास करें। मैं सर कहना चाहूँगा कि अपनी सरकार ने जो कदम लिए हैं वो काफ़ी अच्छे कदम हैं। उनकी दिशा उनको आगे तक बढ़ाने में काम करना चाहिए सरकार को। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट इंडिया का जो कार्यक्रम है काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। और रिजर्वेशन की बात अगर करें तो रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ काम करे, उनकी स्किल्स को डेवलप करे, उनकी नॉलेज को डेवलप किया जाए युवाओं की, तो वो आगे बढ़ सके। उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़े? ये काफ़ी बड़ा रोड़ा है आगे एजुकेशन सिस्टम में।
बिल्कुल, अगले सवाल के साथ में आते हैं कि इनके सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए तो क्या कहेंगे? रिजर्वेशन कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए और थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आता है कि गर्ल्स की फ्रीडम, आज तक भी वो फ्रीडम हम नहीं कंसिडर करते हैं गर्ल्स की। इक्वालिटी की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स में आज भी उतनी इक्वालिटी नहीं है। अगर हम टाउन्स में जाके देखें, जितने भी आसपास के टाउन्स हैं कंट्री के, तो उसमें आज भी इतनी इक्वालिटी नहीं है। रेप केसेस में मैं बात करूँ तो रेप केसेस गर्ल्स यहाँ तक मर चुकी होती है और तब तक वो सुनवाई नहीं हो रही होती उस केस की, तो उस पर वर्क होना चाहिए कि जो विक्टिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हर पर्सन को इक्वली राइट मिलना चाहिए। एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटी वो मतलब अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक वो जो प्रेगनेंट, अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा था, प्रेगनेंट वुमेन्स के लिए लेबर रूम वगैरह उससे रिलेटेड, तो वो मतलब अच्छी होनी चाहिए। आपके सपनों का भारत? हमारे सपनों का भारत, जो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, कुपोषण, जो गर्ल्स फ्रीडम है, एजुकेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन है, इन सबको दूर करना चाहिए। अगर अगले सवाल के साथ में आए तो अगला सवाल होगा कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं एजुकेशन सबको अवेलेबल हो ऐसा कुछ चाहूँगी। अभी मैंने लेटेस्ट एक वीडियो देखा था, उसमें वो जो लड़का था उसने अपनी जॉब छोड़ के और उसने एक एनजीओ के साथ वो जुड़ गया और उसने सारे बच्चों को पढ़ाना चाहा जो जिन तक एजुकेशन नहीं पहुँच पाती। कई स्कूलों में कई ऐसे जगह होती है जहाँ पे एजुकेशन स्कूल्स नहीं है, या वहाँ स्कूल है तो वहाँ टीचर्स एम्प्लॉयड नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स सिर्फ तनख्वाह खाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन बच्चों को दें, शिक्षा दें, क्योंकि एक शिक्षक ही एक अच्छे समाज की सबसे पहली पीढ़ी होता है। अगर वो ही नहीं चाहेगा तो फिर आगे समाज कैसे बढ़ेगा? तो एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। आपको पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे पीएम बना दिया जाए, सबसे पहले तो मैं रिजर्वेशन पे फोकस करूंगी कि रिजर्वेशन सबके लिए हो, इक्वल, क्योंकि जनरल वाले भी उतने ही गरीबी से निकल रहे हैं जितने SC ST, तो हमेशा तो वो इलिटरेट नहीं रह सकते। सेकंड पॉइंट है इलिटरेसी, जो कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लिटरेसी का बहुत फैक्टर बहुत बड़ा है, जहाँ पे आज भी लोगों को, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। उनको बोलते हैं कि तुम सिर्फ घर के काम के लिए ही बनी हो, बट मैं गर्ल्स के लिए ऐसा वो निकालना चाहती हूँ एक, कि उनको भी हर तरफ से, हर तरीके से एक सुविधा हो जिसकी वजह से वो आगे देश में नाम रोशन करें। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि आज गर्ल्स बहुत देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं वो इनकी उम्मीदों पर, इनके कसौटी पर, यहाँ पर जो लोकल डेवलपमेंट है जो हुआ है उसको लेकर के क्या कहते हैं उस पर आते हैं। ओम बिरला जी हैं, बट वो अपना काम, पर्सनल काम करते हैं, बट उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते किसी की भी। वो खुद पर्सनल हर व्यक्ति का काम करते हैं, समाज का काम नहीं करते, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन से वो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है डेवलपमेंट को लेकर के जो लोकल? जी सर, अभी जो सांसद जी हैं और पहले भी जो रह चुके हैं, उनसे मैं यही चाहूँगा, उम्मीद यही करूँगा कि आप डेवलपमेंट करवाते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल अगर काम करवा दें और जो इलेक्शन के टाइम पे करवाते हैं, अगर वो पूरे 5 साल होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट यहाँ पे कोटा में हो सकता है। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा जरूर। स्थानीय सांसद से मैं कहना चाहूंगी कि एक बार जरा हमारी गाड़ी पे बैठे और हम आपको कोटा की सैर कराएंगे, आपको तब पता चलेगा कोटा में कितने गड्ढे अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि कोटा की डेवलपमेंट अभी उतने अच्छे से नहीं हुई जितने अच्छे से होनी चाहिए थी। कोटा से हाँ, क्या है डेवलपमेंट? कोटा में डेवलपमेंट हुआ तो है, बट अभी और ज्यादा काम बाकी है। एयर कनेक्टिविटी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर देश में सबसे बड़े करप्टिस्ट का नाम जो आता है टॉप 10 में, उनका नाम आना चाहिए, क्योंकि वो ओम बिरला का, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो कुछ हमारे लिए काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ पैसा खाकर बैठे हैं, झूठे वादों के अलावा वो और कुछ नहीं करते। तो इन तमाम 5 सवालों को जाना, जो इनका जो जवाब है वो इस यूथ से, इन स्टूडेंट से निकालने की कोशिश किया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर रखेंगे 5 सवाल और उनके जो जवाब है वो इस यूथ से निकालने की कोशिश करेंगे। आरक्षण मतलब इंडिया में इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मतलब जो पिछले कास्ट के लोग थे वो आगे आ पाए। ऐसे ही अगर हम देखें तो अमेरिका में भी वो वाइट्स एंड ब्लैक्स का चला था, तो वहाँ पे भी उनने कौन सा आरक्षण से उनकी जो स्टेटस है वो सुधारा था। और अपन इंडिया में क्या कर रहे हैं, उल्टा स्टेटस सुधारने के चक्कर में अपन बिगाड़ रहे हैं। रिजर्वेशन होता है तो हम लोग कैटेगरी फिक्स कर देते हैं सबसे पहले, तो कि ये मीणा है, ये वो है, ये उसकी जाति ऐसी है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो उसको बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है अपनी।
तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं हम कोटा के MIMT कॉलेज के कैंपस से और फिर 5 सवालों के साथ में इन स्टूडेंट से उनके जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो सवाल होगा कि किसी भी तरह की जो कर्ज माफी है उसे कितना जायज ये यूथ मानता है, आरक्षण को लेकर के इनका विचार क्या है, ये क्या सोचते हैं। अगला सवाल इनके बीच में हम रखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव को ये महसूस करते हैं, किस तरह का चेंजेज होना चाहिए ये चाहते हैं, और इस बार के चुनाव में कौन सा जो मुद्दा है वो प्रभावी रहने वाला है, वो चौथा सवाल होगा। और 5वां सवाल होगा कि हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है उसको लेकर के ये यूथ क्या सोचता है। तो सबसे पहले सवाल के साथ में आते हैं कि किसी भी तरह की कर्ज माफी जो है उसे कितना जायज मानते हैं, क्योंकि इन दिनों आपने देखा होगा कि कर्ज माफी का को लेकर के बहुत हल्ला है, किसानों का जो कर्ज है उसको लेकर के आपने सुना होगा, तो क्या कितना जायज मानते हैं किसानों का जो कर्ज माफ होता है? सर, अभी जो कर्ज उन्होंने लिया हुआ है वो माफ होना चाहिए, लेकिन आगे भी इस दिशा में काम होना चाहिए कि उन्हें दोबारा कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। उनकी आर्थिक व्यवस्था को और बढ़ाया जाए, मतलब उनकी आर्थिक जो स्थिति है उनको बढ़ाया जाए, किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसा काम हो। जी सर, किसानों की स्थिति इतनी इम्प्रूव हो कि उनकी आय, जो उनकी बेसिक आय है, जितनी उनके कमाई हाथ में आने वाली है, उनकी फैमिली की ग्रोथ हो पाए, उनको कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, उनकी फसल की सुरक्षा, इस पे काम होना चाहिए। जी, किस कर्ज माफी को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव के समय ही सरकारें कर्ज माफ करती है और बाकी तो देती है। कर्ज माफी को, किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए सरकार को, और आगे बढ़ के सरकार को उनके लिए नई नई स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। कर्ज माफी तो होनी नहीं चाहिए, इसके मारे तो किसान और आलस हो जाता है, मतलब उसको चुकाना भी। सर, कर्ज माफी को लेकर जो जितना भी अपने फार्मर्स के ऊपर कर्ज है सर उसको हाफ करना चाहिए, जिससे ज़्यादा पैदावार हुए। लेस इंटरेस्ट रेट पे किसानों को देना चाहिए ताकि कर्ज उनके ऊपर ज़्यादा आ ही नहीं सके। कर्ज माफ करना चाहिए क्योंकि सर किसान हर तरफ से धोखा खा रहा है। कर्जा माफ करके उनको परेशान कर रहे हैं, दोबारा बढ़ाने के लिए, कर्ज लेने के लिए वापस मजबूर कर रहे हैं उन्हें। बिल्कुल, अगले सवाल के साथ में आते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के ये यूथ क्या सोचता है। सर, आरक्षण को लेकर के क्या विचार है? सर, आरक्षण तो मतलब लोगों में डिवाइडेशन कर रहा है कि कुछ को आप आरक्षण दे रहे हो कि इतने % पे आपको जॉब मिलेगी, और कुछ को आप कह रहे हो कि आप इतना पढ़ने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप जनरल में आ रहे हो, OBC में आ रहे हो। तो ये देखा जाए तो ये लोगों में अनफेयर कर रहा है, अनफेयर चीज़ है ये। आरक्षण का काम तो सबको पार्शियलिटी हो रही है, ये तो एक कंट्री के अंदर सबको बराबर का मौका देना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनका नंबर नहीं आ रहा है, और जो नहीं, मतलब जो ST SC में है उनको ज़्यादा % की वजह से उनको मिल रहा है, तो ये एक टाइप का पार्शियलिटी है जनरल। आरक्षण बिल्कुल बंद होना चाहिए क्योंकि इससे डिवाइडेशन होता है, और डिवाइडेशन के माध्यम से ये है, डिवाइडेशन का कारण ये है कि जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो भी उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि वो कितनी मेहनत कर ले उनका नंबर आना ही नहीं है। देखो, मेन चीज़ आरक्षण मतलब इंडिया में इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मतलब जो पिछले कास्ट के लोग थे वो आगे आ पाए। ऐसे ही अगर हम देखें तो अमेरिका में भी वो वाइट्स एंड ब्लैक्स का चला था, तो वहाँ पे भी उनने कौन सा आरक्षण से उन्हें उनकी जो स्टेटस है वो सुधारा था। और अपन इंडिया में क्या कर रहे हैं, उल्टा स्टेटस सुधारने के चक्कर में अपन बिगाड़ रहे हैं। जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं बच्चों की वो सब मतलब छुप रही है इन आरक्षण के कारण। अगर हम आरक्षण को हटा दें तो फिर मतलब जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो आगे आएंगे। हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं तो इक्वालिटी होनी चाहिए। आरक्षण मतलब इक्वालिटी नहीं है इंडिया में, और जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो इक्वालिटी हो जाएगी इंडिया में। अगले सवाल के साथ में आते हैं, वो गर्ल्स से लेने की कोशिश करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का जो बदलाव है वो होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का चेंज होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सर, एक तो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। एक रिजर्वेशन होता है तो हम लोग कैटेगरी फिक्स कर देते हैं सबसे पहले, तो कि ये मीणा है, ये वो है, ये उसकी जाति ऐसी है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो उसको बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है अपनी। मेरा भी यही मानना है कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, मतलब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का चेंज होना? आई वुड लाइक टू से द सेम कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। मतलब मतलब जो जनरल को 10% कोटा मिला है उसको या तो थोड़ा बढ़ाओ या फिर हटा ही दो, बिकॉज दिस कंट्री नीड्स रिजर्व वन, नॉट रिजर्व्ड वन। यही होना चाहिए सर, जैसे कि आरक्षण हटा देना चाहिए, बच्चों को जो प्रेशराइज करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। यही क्या ये सब लोग सेम यही, अगर रिजर्वेशन हट जाएगा तो कम से कम जनरल के जो लोग हैं काबिल की उन्हें आगे आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहे इसी वजह से। आई थिंक वो भी शिक्षा भी नहीं मिल पा रही, कि जो मतलब बच्चे बाहर के रह रहे हैं उनको मिल भी नहीं पा रही। हम लोग तो ठीक है, हम लोग कंफर्टेबल है, दे पा रहे हैं, पर कुछ बच्चों को नहीं मिल पा रही है।
थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ मार्क्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, कितना मार्क्स गेन कर रहा है, ये कोई नहीं देखता कि नॉलेज कितनी गेन कर रहे हैं। तो आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा सो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर हम कंपेयर करें जापान के 8th क्लास के बच्चे से, तो वो पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर खोल के उसे रिपेयर कर देता है, लेकिन यहाँ का जो एक बीटेक इंजीनियर है वो ये सब नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अब अगले सवाल के साथ में आते हैं कि इस बार के चुनाव में कौन सा जो मुद्दा है वो प्रभावी रहेगा। आपको क्या लगता है कौन सा जो मुद्दा है वो इस बार के चुनाव में हावी प्रभावी रहने वाला है? इस बार राम मंदिर का मुद्दा और राफेल डील एंड कर्ज माफी का मुद्दा हावी रहेगा। क्यों? क्योंकि राम मंदिर जैसे कि पॉलिटिकल डिवाइड कर देता है हिंदूज एंड मुस्लिम्स में, एंड राफेल डील कांग्रेस और बीजेपी को डिवाइड कर देती है। दोनों ही एक दूसरे को विपक्ष में बोल आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इसी सर इस टाइम पे राम मंदिर का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बीजेपी के टाइम पे राम मंदिर की फाइल तो ऊपर आ गई है, पर अभी तक मंदिर बनाने की डेट्स नहीं आई हैं। सर कौन सा मुद्दा देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में? मेरे हिसाब से तो अभी ये हुआ ना गुर्जर वगैरह का, वो हो सकता है शायद आरक्षण वाला। आपको क्या लगता है सर? राम मंदिर मुद्दा हावी रहेगा। और सर ये राम मंदिर मुद्दा खत्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेन जो पॉलिटिक्स टिकी हुई है वो इसी चीज पे टिकी हुई है। अगर यही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये चीज किस चीज पे टिकी रहेगी? सर गवर्नमेंट ही राम मंदिर के मुद्दे को डिले करती है बार बार, ताकि जो एक फ्लो चला रहा है उसी चला रहा है वो चलता रहे, ताकि हिंदू और मुस्लिम से डिवाइड ना हो। दोनों ही मुद्दे अहम भूमिका निभाएंगे। बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा और कांग्रेस की तरफ से जैसे वो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं राफेल का मुद्दा, दोनों ही मुद्दे अहम भूमिका निभाएंगे। बेसिकली दोनों मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे, जैसे राम मंदिर और राफेल डील। अच्छा सर पबजी का मुद्दा भी रहेगा। कौन सा? पबजी का। वैसे आजकल स्टूडेंट सारे पबजी खेलते रहते हैं। अच्छा। हमारे कॉलेज में क्लास में बच्चे पबजी खेलते हैं। ये क्यों रहेगा? ये सर बच्चों के मर्डर हो रहे हैं, बच्चों का दिमाग थोड़ा असंतुलन हो जाता है इससे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन। और बहुत सारी जगह बैन भी हो चुकी है, गोवा में बैन हो चुका है अभी पबजी, गुजरात में हो चुका है, ऑल ओवर शायद धीरे धीरे बैन होता जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। सर आरक्षण और राफेल मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा, ये सब मेन मुद्दे रहेंगे। अगले सवाल के साथ में आते हैं और आखिरी सवाल के साथ में आते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी है, उस पर जो यहाँ की गर्ल्स हैं वो क्या सोचती हैं? 5 साल में आपने देखा होगा कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी फिर कांग्रेस। तो ये सरकार जब बदलती है उसको लेकर के क्या आप सोचते हैं? सरकार बदलती इसलिए क्योंकि हम लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सी सरकार अच्छी है। तो आई थिंक इसमें हम लोगों की गलती है, इसमें सरकार की गलती नहीं है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी सरकार हमारे लिए ज्यादा सही है। यस, आप क्या सोचते हैं? चलिए आप बताइए, सरकार बदलने की जो परिपाटी है, परंपरा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सरकार अगर बदल रही है अच्छी बात है, क्योंकि जो अभी बीजेपी सरकार है, तो कांग्रेस सरकार ने जो देखा कि बीजेपी में जो खामियां थी उन्होंने देखी, तो वो जो उन्होंने खामियां देखी उसको पूरा करना चाहिए उनको, और उसके ऊपर काम करना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए। सरकार बदलने से सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये सरकार आ गई अब उसके हम नेगेटिव देखेंगे। हमें देखना चाहिए कि विकास में क्या नेगेटिव रह गया, उस सरकार को वो काम करना चाहिए। सेम सरकार जो बदलती रहती है बार बार, किसी एक सरकार को वक्त देना चाहिए ताकि वो जो उनके जो योजनाएं उन्होंने बनाई है वो उनको पूरा करने में उनका समय रहे। लेकिन अगर वो टाइम वेस्ट कर रही है तो हमें दूसरी सरकार को टाइम देना चाहिए। जी सरकार अगर बदल रही है तो मतलब जितने भी जो भी वर्क चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी ने जो चीज चलाई है वो चलती रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने जो चलाया है वो चलते रहना चाहिए। 5 ईयर जो प्लान है वो थोड़ा कम है, बिकॉज 5 साल किसी भी सरकार को सेट होने में बहुत कम टाइम है। बिकॉज हमारी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था वो आधी चीज़ों में सफल हुए हैं, आधी चीज़ें वो पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास समय कम था, और इस पर हम उनको जज नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि उन्होंने कुछ किया नहीं। जी आपका जवाब क्या होगा इस सवाल? सरकार को थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए ताकि उन्होंने जो योजनाएं बनाई वो उसे यूजफुल वे में उसे इम्प्लाई कर सके, ताकि देश का डेवलपमेंट हो जाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर के देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। पूरी बेबाकी के साथ कोटा के इस कॉलेज कैंपस से तमाम जो सवाल हैं उनके जो जवाब है वो इस यंगिस्तान ने दिए, इस यूथ ने दिए। तो आज आपने कोटा के MIMT कॉलेज से देखा यंग इंडिया, कल किसी और कैंपस से आप देखेंगे हमारा खास कार्यक्रम यंग इंडिया। नमस्कार।